जय हिंद बेटा। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ पॉलिटी की आ गए हैं और ये जो अभी हम टॉपिक करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे तो मैं हर एक टॉपिक को ही आपको कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डील करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मतलब उसमें आपका लोकसभा है, फिर आपका राज्यसभा है, फिर साथ में आपका प्राइम मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा का उनकी पावर्स को पढ़ेंगे। फिर हम साथ में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स को पढ़ेंगे। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से काफी क्वेश्चंस कवर होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव विद इट। इसके साथ हम शुरू करते हैं। सॉरी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के क्या वर्क होते हैं, क्या पावर्स होती हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं टू बिकम द प्रेसिडेंट एंड ऑल दैट। और प्रेसिडेंट में से ना बहुत सारे प्रीवियस ईयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आते हैं, मतलब काफ़ी PYQs हैं जो आ रहे हैं, क्वेश्चंस वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम यूनियन एग्जीक्यूटिव मीन्स एग्जीक्यूटिव ना हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, और एक होते हैं हमारे पास टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। कौन से वाले एग्जीक्यूटिव होते हैं? टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं वो तो हमारे जैसे आप समझ लो कि IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, ये सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स हम बोलते हैं जितने भी आपके MPs एंड MLAs हैं। तो यहाँ पे जो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स लिखा है वो हम टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में तो शायद हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, बाकियों के बारे में अभी हम देखेंगे। प्रेसिडेंट जो है ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, मतलब हमारी स्टेट बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ही इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड ही इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। उन्हीं का ही वो सुप्रीम कमांडर है। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का वो फर्स्ट सिटीजन है। एंड जो आपके प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो एक सिंबॉलिक पोस्ट है। क्या क्या सिंबलाइज करती है? यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। मतलब प्रेसिडेंट का रोल जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये थोड़ा काट देना मैम, पता नहीं गले में अचानक क्या हो गया। आर्टिकल 53 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स जो आपके प्रेसिडेंट की है। वो कहता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, मतलब हम जो भी, आप ही समझ सकते हो कि जो एक्ट बनता है या जो भी आपके बाहर से एम्बेसडर्स आते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। वो सारी की सारी हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के पास होती हैं और वो उनको डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकता है या इनडायरेक्टली, मतलब जो ऑफिसेज हैं उनके थ्रू भी उनको एक्सरसाइज कर सकता है। वट एवर इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में ही होती हैं। हाँ, उसमें उसका रोल नॉमिनल है। आपने याद रखना है कि पावर्स हम बहुत सारी पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की, बट रोल इज लाइक इट इज नॉमिनल। और हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट वैसे ही वर्क करता है जैसे ब्रिटेन में कौन होता है, वहां का किंग। ठीक है, अभी किंग है ना, पहले वहां पे क्वीन थी। तो जैसे ब्रिटेन का किंग एंड क्वीन का वर्क होता है वैसे ही हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट का वर्क है। अब देखो कौन एलिजिबल है प्रेसिडेंट। अब यहां पे देखना, मैम यहां से शुरू करना। एलिजिबिलिटी टू बिकम अ प्रेसिडेंट मीन्स प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन फाइट कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो पहली तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमने फंडामेंटल राइट्स में भी देखी थी कि ये सिर्फ टू बी अपॉइंटेड एज अ MP, MLA और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलता है, बाहर को वालों को नहीं मिलता है। एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 इयर्स का होना चाहिए पर्सन अगर उसको प्रेसिडेंट के इलेक्शंस फाइट करने हैं। ही शुड हैव ऑल द क्वालिफिकेशन जो मेंबर ऑफ लोकसभा की होनी चाहिए। सेकंड थिंग, उसके पास कोई भी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ना तो यूनियन गवर्नमेंट में, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही लोकल अथॉरिटीज में। मतलब वो ना यूनियन
गवर्नमेंट में जॉब होना चाहिए, ना स्टेट गवर्नमेंट में, और ना ही लोकल कहीं पे इसका वर्क होना चाहिए, ठीक है। मतलब वहाँ पे किसी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए उसके पास। अब जो प्रेसिडेंट है, आपको पता है कि हमारी कंट्री का जो प्रेसिडेंट है उसके जो इलेक्शंस हैं दोज आर कैसे बनते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शंस तो होते नहीं है, दीज आर द इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इनडायरेक्ट इलेक्शन में एक प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब कि कौन कौन लोग प्रेसिडेंट बना सकते हैं, बट प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन से लोग आते हैं वो उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम ये आपको मैं बता देती हूँ कि प्रेसिडेंट के लिए जो वोट है उसका एक सिस्टम है, and the name of the voting system is system of proportional representation by the means of single transferable vote। तो ना ये आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन एक तो इनडायरेक्ट होते हैं और दूसरा उसका सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जितने भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस है ना उनका यही सिस्टम है, आप ये याद रख लो। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में क्या पार्ट है, मतलब कौन से लोग जो है वो इसमें इंक्लूड है। और इलेक्टोरल कॉलेज तो आप समझ रहे हैं ना, वो सारे लोग मिलके जो चुनते हैं स्पेसिफिक पर्सन, चाहे वो आपके एमएलएज हो, एमपीज हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट, उसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है कि जो वोट डाल रहे हैं उसमें कौन कौन से लोग पीपल आते हैं। तो सबसे पहले जो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, मींस दोनों ही हाउसेज के एमपीज मिलके प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। उसके बाद मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिसको आप कह सकते हैं एमएलए, उसको चुनते हैं। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड J&K, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये ऐसे यूटीज तो हैं लेकिन इनकी अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो इनके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं तो ये मिलके जो है वो वोट डालेंगे। साथ में जो प्रेसिडेंट है होल्ड्स ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years, तो ये तो इलेक्टोरल कॉलेज हो गया, आप इसके बारे में याद रखेंगे। साथ में ही वो 5 टर्म्स के लिए कॉलेज होल्ड करते हैं। यहाँ पे मतलब 5 उसका जो टर्म पीरियड है वो 5 years का है। यहाँ पे ना एक बात इंपॉर्टेंट है, पीछे हमने डिस्कस किया था कि 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे हमारे डबल हाउस है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे उसके इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स ऑफ कौन से नहीं आएंगे, अगर आप गेस कर सकते हो, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं आएंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आपने याद रखना है। प्रेसिडेंट को मतलब ओथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का वो प्रेसिडेंट को मतलब एडहर करेगा ओथ ऑफ द ऑफिस, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है। मान लो कि उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है ना, अगर जैसे मतलब उसने वाइस प्रेसिडेंट को दिया, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तो क्या करेंगे, इसको पहले हम बाद में देखते हैं। लेकिन जब इसने रिजाइन कर दिया तो उस पोस्ट पे कौन नेक्स्ट न्यू प्रेसिडेंट आ, जैसे अभी धनखड़ जी ने रिजाइन करा है, तो अब आप अगर इस पूरे सिस्टम को देख रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा। तो जैसे ही प्रेसिडेंट को ऑफिस खाली होता है किसी भी रीजन से, रेजिग्नेशन से, रिमूवल से, डेथ से, या कुछ भी रीजन हो सकता है, तो वाइस प्रेसिडेंट तब तक एज अ प्रेसिडेंट वर्क करता है जब आपके जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन करा है, अब वाइस प्रेसिडेंट की जगह कौन काम करेगा इसको भी देखना, उसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मान लो कि अगर जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिजाइन किया और वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट उस टाइम में सीट उसकी खाली है, वेकेंट है, कोई नहीं है, तो प्रेसिडेंट का रोल कौन प्ले करेगा, मतलब उसकी जगह में कौन आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मान लो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो कौन प्रेसिडेंट के चार्जेस को डिस्चार्ज करेगा, तो दैट विल बी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये सीक्वेंस है, इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी से है, इसको याद रखना बेटा आपने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस, लड़ाई शुरू कर सकता है, दैट इज नोन दैट कि ही कैन डू दिस ओनली बाय द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन लड़ाई लगना और लड़ाई को खत्म करना ये सारा प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है। सेकंड है आर्टिकल 123, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 123 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट टू प्रोमिगुलेट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस होता है एक तरह से मतलब आप समझ सकते हो कि रूल, ठीक है, ये ऑर्डर इस तरह का जो है वो कर सकता है अगर देयर इज अ रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब रिसेस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है
कि अगर पार्लियामेंट जो है वो डिसॉल्व हो गई है, वो नहीं है उस टाइम पे, या 5 इयर्स के बाद, आपको पता ही है उससे पहले डिसॉल्व हो गई है, तो कुछ आपको ऐसा ऑर्डिनेंस पास करना है तो वो प्रेसिडेंट कर सकता है, दो बाद में पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती है। प्रेसिडेंट जो है एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, मैंने आपको पीछे बता दिया हमारे देश का प्रेसिडेंट जो है एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जो रियल पावर है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर इसको एग्जीक्यूट करता है थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और जो ये जो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है मैंने बेटा आपको, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या हैं हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट के। फंक्शंस में एक बार फोकस करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो मैंने अभी आपको पीछे बोली कि बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स, उसमें देखो आर्टिकल 77 डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। वो कह रहा है कि एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन इन्हीं के द्वारा लिया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब देखो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, अदर मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, साथ ही में उनको पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया, उनके वर्क, है ना। वैसे तो वो पहले एमपी होते हैं, लेकिन जब वो उनको कोई काम दे दिया जाएगा तो पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे मिनिस्टर्स। तो ये भी प्रेसिडेंट ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पता नहीं क्या हो रहा है, मैम जरा काट दे, बीच में जब ऐसा करो ना उसको कट लगा देना आपने। अचानक ही हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, जो हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कई तरह की अपॉइंटमेंट्स, मतलब वो अपॉइंट करता है जैसे गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ आवर कंट्री, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स, चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स। और भी इस तरह का कोई अगर रह गया होगा तो आपने याद रखना है कि वो सारी लोगों को यही अपॉइंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में ना बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। शेड्यूल एरिया आप समझ रहे हो, मतलब बहुत सारे एरिया जिसको कि स्पेशल स्टेटस देने की जरूरत है। हो सकता है वहां पे जो है वो आपको डील करना पड़े ट्राइबल लोगों को, या तो वहां पे कुछ डिजास्टर्स आते हों, उनको शेड्यूल करना है या उनको सेव करना है, तो वो शेड्यूल एरियाज, किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना ये प्रेसिडेंट के हाथ में, और पावर है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसका मतलब किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना। शेड्यूल एरिया आपको मैंने बता दिया कि इसको स्पेशल कैटेगराइजेशन में रखना, साथ में शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम भी प्रेसिडेंट का ही होता है। नेक्स्ट देखो इसके लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर से आप क्या समझते हो बेटा, लॉ मेकिंग पावर्स क्या है, उसकी रूल मेकिंग पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की। तो यहाँ पे देखोगे कि ही इनॉग्रेट्स द पार्लियामेंट बाय एड्रेसिंग इट आफ्टर द जनरल इलेक्शंस। मतलब मान लो 5 साल बाद अगर जनरल इलेक्शंस हुए तो जो न्यू पार्लियामेंट बनेगी उसको सबसे पहले प्रेसिडेंट ही इनॉग्रेट करता है, और हर एक पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सेशन होता है एवरी ईयर, उसको भी स्टार्टिंग में इनॉग्रेट जो है, जो स्टार्टिंग स्पीच है वो प्रेसिडेंट ही देता है। ठीक है, वो किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में कोई भी मैसेज भेज सकता है कि भाई ये बिल बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा है, तो इसके बारे में कुछ सोचो। अगर उसको लगता है कि ये बिल पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट पेइंग अटेंशन। अब कोई भी बिल एक्ट तभी बनता है जब उसमें प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, उसकी रजामंदी मिलती है। प्रेसिडेंट जो है अगर उसको लगता है कि सॉरी मैम यहां से करना पता नहीं गले में अचानक क्या हो गया। प्रेसिडेंट टर्मिनेट द सेशंस ऑफ बोथ और एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर उसको लगता है कि सेशन को खत्म करना है तो वो कर सकता है, राज्यसभा और लोकसभा का। और इवन प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी, उसका जब टर्म पीरियड पूरा हो जाता है उससे भी पहले। तो जैसे मान लो कि कोई ऐसा बोल देता है कि 50 मेंबर साइन कर देते हैं कि अभी जो हमारा पीएम है वो उसकी पार्टी को मेजोरिटी नहीं है, तो अगर वो मेजोरिटी नहीं साबित कर पाते हैं तो वो उसको डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। 12 मेंबर्स राज्यसभा में जो साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज से हैं वो भी नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। ही
earlier used to nominate the 2 person from the Anglo-Indian community to the Lok Sabha, लेकिन अब ये abolish हो चुकी है, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 12 मेंबर्स तो राज्यसभा में करेगा और वो मेंबर्स जो है वो लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड सोशल सर्विसेज से होंगे, और 2 मेंबर्स वो एंग्लो इंडियन ग्रुप के करता था, बट अभी एबॉलिश हो गया है 2019 के बाद वाले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें नहीं हुआ था, ठीक है। कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है अगर उस टाइम पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जो हमने पीछे डिस्कस किया, लेकिन 6 महीने ही पार्लियामेंट जब बनती है तो 6 वीक्स के अंदर ही उसको पार्लियामेंट को उसको अप्रूव करना होता है, ठीक है। मतलब आप समझ लो नियर अबाउट 1 मंथ के अंदर। ही कैन ऑल्सो विड्रॉ ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, अगर उसको अपना कोई भी ऑफिस ऑर्डर विड्रॉ करना है तो वो कर सकते हैं। फाइनेंशियल पावर देखते हैं प्रेसिडेंट की क्या होती है। जो एनुअल बजट है, आपको पता है कि फरवरी के मंथ में आपका बजट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो लोकसभा में प्रेजेंट करता है उसको फाइनेंस मिनिस्टर, वो सिर्फ परमिशन उसको प्रेसिडेंट देगा उसको प्रेजेंट करने की, तभी दे पाएगा, ठीक है। तो ही कॉजेस टू बी लेट बिकॉज द पार्लियामेंट द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन बजट। नाम इसको फिर से रिकॉर्ड करना, क्या ही पढ़ दिया मैंने। गले में पता नहीं क्या हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो जब एनुअल बजट आता है बेटा इन द मंथ ऑफ फेब, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेश करती है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उसको फाइनेंस यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, उसके लिए उसको प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत पड़ती है। मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है ओनली बाय द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दो ये बिल मनी बिल है कि नहीं है वो डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लेकिन उसको परमिशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट से कि हाँ इसको इंट्रोड्यूस किया जाए कि नहीं किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइनेंस कमीशन हमने पीछे पढ़ा एवरी 5 इयर्स के बाद होता है, तो वो फाइनेंस कमीशन भी प्रेसिडेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी उसमें एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज अबाउट द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब ये कंटिजेंसी फंड क्या होता है? ये ऐसा फंड्स होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के लिए, मान लो कि वॉर है या पेस्ट अटैक हो गया है या क्रॉप फेलियर हो गई है, ठीक है ना, क्रॉप फेल हो गई है, इस तरह की कोई भी सिचुएशंस है, ये सिविल वॉर टाइप कोई आ गया है या तो कोई डिजास्टर आ गया है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी हो गया है, तो उस टाइम में क्या होता है कि हमें कंटिजेंसी कंटिजेंसी मींस इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है। तो ये इमरजेंसी फंड जब भी रिलीज होता है तो दैट इज विद द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, वो हमारे प्रेसिडेंट के पास ही है। कोई भी ग्रांट अगर कंटिजेंसी फंड से देनी है तो उसके लिए रिकमेंडेशन, बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के ये नहीं हो सकता है। और कंटिजेंसी फंड क्यों यूज होता है वो मैंने आपको बता दिया कि अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे हैं उनके लिए यूज किया जाता है। जुडिशियल पावर में क्या होता है कि आर्टिकल 72 बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी पनिशमेंट को माफ कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है या रिमिट कर सकता है। मतलब ये डिफरेंट तरह की चीजें हैं। पार्डन करना कि बिल्कुल उसको माफ कर देना, उसका जो है सजा का टाइम पीरियड कम कर देना या उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देना, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने कि टाइम पीरियड उसका कम कर दिया या तो उसकी इंटेंसिटी, मान लो कि किसी को दे रखा है कि जो आपकी पनिशमेंट है बहुत इंटेंस होनी चाहिए, या कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको लगता है कि उसकी सजा थोड़ी सी लिबरल होनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। तो इस तरह के जितने भी डिसीजन हैं दैट इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 72, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, वो हम दे चुके हैं। सुप्रीम कमांडर है ये डिफेंस फोर्सेस का, तो जितने भी लॉज हैं रिलेटेड विद द डिफेंस तो कहीं ना कहीं वो प्रेसिडेंट ही मिलिट्री पावर्स के अंडर रेगुलेट करते हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स में देखो जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स होते हैं, जितनी भी बातें होती हैं या उनको किसके नाम पे कंक्लूड किया जाता है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। और जितने भी इंडियन डिप्लोमेट्स जाते हैं अदर कंट्रीज में और अदर कंट्री से जो डिप्लोमेट्स आते हैं हमारी कंट्री में, दैट इज ओनली उनको जो है वो कौन रिसीव करता है? प्रेसिडेंट।
और उनको अपॉइंट भी कौन करता है? जो हमारे देश से जाएंगे उनको अपॉइंट करेगा, जो फॉरेन कंट्रीज डिप्लोमेट्स आएंगे उनको रिसीव करेगा। इमरजेंसी पावर्स तो मैंने आपको बता दिया कि वी हैव 3 काइंड ऑफ इमरजेंसी: नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही रहती हैं, एंड दैट इज, ये हमने पीछे ही इमरजेंसी पावर के बारे में डिस्कस किया था, तो आप इसको वहां से भी कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप रिमूवल का आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल 61 जो है वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है, और प्रेसिडेंट को रिमूव करने का एक ही प्रोसेस है, द प्रोसेस इज नोन एज इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट के बारे में बता चुकी हूँ कि आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब बोथ हाउसेस, किसी भी हाउस में, फर्स्ट लोकसभा में कर लो या तो राज्यसभा में, कहीं पे भी इसको इनिशिएट किया जा सकता है, और द चार्जेस शुड बी साइंड बाय द 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, तो मतलब अगर उसको इम्पीच करना है, पहले अगर वो जाना है वहां पार्लियामेंट पे, तो डिस्कशन होती है उसके ऊपर कि वो करना है, ऐसा थोड़ी कि पार्लियामेंट ने बोल दिया तो उसको निकाल देंगे। तो लेकिन वो जो आप समझ लो कि एक तरह से जो प्रपोजल जाएगा उसमें 1/4 मेंबर्स की साइन होनी चाहिए, और 14 डेज का नोटिस भी प्रेसिडेंट को दिया जाता है कि भाई आपके अगेंस्ट जो है वो इम्पीचमेंट स्टार्ट हो रही है। तो ये इसका रिमूवल का प्रोसेस है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बच्चे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट में से भी आपको बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना कवर होते हैं। यहाँ पे देखो, आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है सारी जितने भी आपके वाइस प्रेसिडेंट के, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, क्या उसकी पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड ऑल दैट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है दैट ऑक्युपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिसर तो आपको पता है दैट इज ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन सेम एज द प्रेसिडेंट, एज भी 35 ईयर होनी चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और उसकी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो मेंबर ऑफ राज्यसभा बन पाए। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है इसके इलेक्शंस भी कैसे होते हैं? इसके इलेक्शंस भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है ना, सिंगल बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जितने भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे ना उनका यही सिस्टम होगा, आपने एक ही बार इसको याद कर लेना है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का भी जो टर्म है दैट इज ऑफ द 5 years, और वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, और हमारी कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, क्या बन सकता है? एनी नंबर ऑफ टाइम हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट बन सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, जैसे यूएसए में सिर्फ 2 बार बन सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ये आर्टिकल 64 बताता है। एक्स ऑफिसो पता है बाय द वर्चू ऑफ द चेयर। जितनी भी राज्यसभा की मीटिंग्स है उनको प्रिजाइड ओवर करता है। अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है तो ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट। ये हमने पीछे इस चीज को देख लिया। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन भी वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और अगर वो रिमूव हो रहा है, डेथ हो रही है उसकी, कुछ भी रीजन है, तो वो सारी चीजें वो ही हैंडल करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट हम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप समझ सकते हो कि जो गवर्नमेंट बनाता है उनकी बनती है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना उसके बारे में हम देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में आते हैं। आर्टिकल 75 बोलता है कि द प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है उसको चूज करेगी। अब प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारी कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का। बट आपने याद रखना है कि इंदिरा गांधी, जो हमारी इंदिरा गांधी थी ना, शी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री जो लोकसभा की एमपी नहीं थी। वो कहाँ की थी? राज्यसभा की एमपी थी, और राज्यसभा से वो हमारी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो मैं कुछ नाम आपको बताऊंगी, आपने इनको ध्यान में रखना है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, नरेंद्र मोदी, ये सारे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो अपनी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे रह चुके हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करते हैं हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर। ठीक है,
प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने भी अदर मिनिस्टर्स हैं उसको भी प्रेसिडेंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो अपनी मर्जी से नहीं बना सकता है। अब मान लो यहाँ पे कि अब कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी मतलब पर्सन, पार्टी का पर्सन जो है वो मिनिस्टर बन सकता है। जरूरी नहीं हो कि वो एमपी हो ही उस टाइम पे तभी वो मिनिस्टर बनेगा। लेकिन जब उसको एक बार मिनिस्टर बना दिया, मतलब एमपी नहीं है वो, पर उसको मिनिस्टर बना दिया, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर अपने आप को इलेक्ट करवाना होता है या तो नॉमिनेट करवाना होता है किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की, या तो राज्यसभा से नॉमिनेट हो जाए या तो इलेक्ट हो जाए लोकसभा से। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो है वो जो एलिजिबिलिटी पूरी कर रहा है वो मिनिस्टर बन सकता है। मतलब कोई भी पर्सन बोलने का मतलब है कि जैसे मानो कि किसी ने कैंडिडेट ने इलेक्शन फाइट करे और वो इलेक्शन वहां से हार जाता है, वो एमपी नहीं बन पाता है, फिर भी वो मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट में आना पड़ता है, या तो इलेक्ट करवा ले लोकसभा से, या तो राज्यसभा से इलेक्ट हो जाए, या तो नॉमिनेट हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द मिनिस्टर हु इज द मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब मानो कि लोकसभा का जो एमपी है वो जा सकता है राज्यसभा के जितने भी काम हो रहे हैं वहां पे जा सकता है, बात कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। वोट से वो कहां करेगा, अगर वो लोकसभा का एमपी है तो अपने ही हाउस में वो वोट करेगा, बाकी जगह पे जिसका वो मेंबर है वहां पे वोट नहीं कर सकता। ठीक है, अब आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। तो लोकसभा में के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब लोकसभा में उससे मिनिस्टर्स, अपोजिशन के लीडर्स, प्राइवेट मेंबर्स क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अब यहाँ पे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हैं, जिसके काफी बार आपको क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं बेटा। ठीक है ना, तो अगर हम रिलेशन देखें इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो है वो सारी पावर्स को है, तो वैसे भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, लेकिन क्योंकि ये इसका हेड है तो इसलिए वो सारी पावर्स को एंजॉय करता है। ठीक है, पहली पावर तो हमने पढ़ ली कि कोई भी जो एमपी है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना है तो वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा कि इसको ये फलाना फलाना मिनिस्टर आप बना दो। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है, ही एलोकेट्स एंड रीशफल द वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। मतलब कभी किसी को चाहे तो डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, फिर उसको बाद में होम मिनिस्टर, तो वो रीशफल कर सकता है पोर्टफोलियोज मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स है जो उनको मिलते हैं। ही कैन आस्क द मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मतलब वो कह सकता है किसी भी मिनिस्टर को भाई तुम रिजाइन करो, या तो वो प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि उसको डिसमिस कर दो क्योंकि मेरी बात नहीं मान रहा है। ठीक है, ही प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसी की जो डिसीजन मेकिंग में उसी का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है उसका वो हेड होता है, जस्ट लाइक मतलब कि मैं इसका चेयरमैन हूं, इस तरह से। ठीक है, ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स। जितनी भी एक्टिविटीज होती है मिनिस्टर्स की उनको गाइड करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना पीएम का ही काम है। ठीक है, ही कैन ब्रिंग अबाउट द, मतलब कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अगर अपनी मेजोरिटी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोलैप्स हो जाती है, तो इसका मतलब डायरेक्टली होता है कि पीएम को भी अपने ऑफिस से रिजाइन करना पड़ता है, अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि उसकी मेजोरिटी यहाँ पे लूज हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या पावर्स, अदर्स जो उसकी पावर्स है, तो आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल बोलने का मतलब है कि वो मेन चैनल है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में कम्युनिकेशन का। मतलब होम मिनिस्टर क्या कर रहा है, डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को बताता है। ठीक है, तो ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की बताना उसको। सेकंड देखो कि ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफिसेज। अभी हमने पीछे देखा ना कि अटॉर्नी जनरल है, कॉम्प्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। नो डाउट कि सारे के सारे लोग जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, लेकिन उसकी एडवाइस किसकी माननी पड़ती है, उसको एडवाइस माननी पड़ती है पीएम की। तो आप देख सकते हो कि पीएम की देखने में तो पावर्स बहुत कम लगती है, ज्यादा नहीं है, बट ही इज मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट, क्योंकि हमने पीछे ही देखा कि जो
प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री में वो ब्रिटेन की क्वीन और किंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर क्या रोल प्ले करता है, तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि कब जो है वो सेशन पार्लियामेंट का बुलाना है और कब उसको खत्म कर देना है। मतलब करता तो प्रेसिडेंट है बट उसमें उसको गाइड करता है प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद देखो कि लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकता है, वो भी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मतलब कि इसका मतलब है कि कोई नई स्कीम अगर वो बना रहे हैं या कोई नई पॉलिसीज उन्होंने बनानी है तो नो डाउट कि वो उसको अनाउंस करेगा। बाद में चाहे उसको होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर डिफाइन करें वो एक अलग है। तो उसके पास इतनी सारी पावर्स है डिसीजन मेकिंग की। इसके अलावा जो अदर पावर्स एंड फंक्शन है प्राइम मिनिस्टर के वो देख लो। हमने तो देख लिए, नंबर 1 वो चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का, इंटर स्टेट काउंसिल का, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी कंट्री की क्या होगी, नो डाउट फॉरेन मिनिस्टर तो करता ही है, लेकिन ही प्लेज, अब वो फॉरेन मिनिस्टर पूछेगा उससे तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इस टाइम आपको पता है हमारे यहाँ पे एनडीए की सरकार है, तो नो डाउट बच्चों स्पोक्स पर्सन कई होते हैं बट आंसरेबल जो है वो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली माने जाते हैं, ठीक है। ही इज अ क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। मतलब अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी आ गई है पॉलिटिकल तो वही है जो इन सारी क्राइसिस को हैंडल करेगा। बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द नेशन, तो इसके इसलिए वो क्या होता है कि जितने भी आप देखो यहाँ पे ही मीट्स द वेरियस। मैम ये पॉइंट नंबर 5 से ना फिर से शुरू करना है। अब देखो पॉइंट 5 देखते हैं कि नो डाउट कि वो एक पार्टी का लीडर नहीं है, पूरे नेशन का लीडर है। तो जितने भी लोगों की डिफरेंट स्टेट से प्रॉब्लम्स हैं, मेमोरेंडास हैं या जो भी है वो उनको रिसीव करता है, वट एवर इट इज रिलेटेड विद डिफरेंट स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेंटर के थोड़े बहुत काम करेगा, ठीक है। पार्टी का जो पावर में पार्टी होती है उसका लीडर होता है एंड ही इज अ पॉलिटिकल हेड ऑफ ऑल द सर्विसेज। तो आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी सारी पावर्स होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। तो पार्लियामेंट जो है वो एक लेजिस्लेटिव मैंने आपको बता दिया, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लीगल ऑर्गन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। पार्लियामेंट में जो है वो क्या चीजें आती है, नंबर 1 आता है एक प्रेसिडेंट, दूसरा आता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको हम राज्यसभा कहते हैं एंड हाउस ऑफ पीपल जिसको लोकसभा कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट को हम अपर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो लोकसभा है इसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। तो आपने ये भी याद रखना है यहाँ पे कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, एक प्रेसिडेंट है, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट है और तीसरा हाउस ऑफ पीपल है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और अपर हाउस एंड हाउस ऑफ पीपल लोअर हाउस एंड लोकसभा। तो ये चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम राज्यसभा के बारे में। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की दैट इज फिक्स्ड अप टू 250, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात बता रहे हैं। तो आउट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ 238 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से आते हैं, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी दोनों से आते हैं और 12 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। बट एट प्रेजेंट लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो है 245 और ये 245 में से 229 मेंबर्स स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 मेंबर्स जो है वो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं एट प्रेजेंट। इस चीज को आपने याद रखना है। अब किसी को अगर एमपी बनना है राज्यसभा का तो यहाँ पे वो आते कहाँ से है, तो वो देखो कि आपके जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वो अपनी ही, मतलब जो हर एक स्टेट के एमएलएस हैं वो अपनी अपनी स्टेट से एमपी ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। तो अगर आपको एमपी राज्यसभा का बनना है तो इनके इलेक्शंस भी कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और मैंने आपको बोला कि जितने भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उसका एक ही सिस्टम है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बड़ी बात नहीं है, इसको याद रखना, इनडायरेक्टली ये अपॉइंट होते हैं। अब हर एक स्टेट से अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उसके कितने मेंबर्स होंगे वो बताए जाएंगे। जैसे मैं एचपी से हूं तो हमारे यहाँ पे 3 मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा में।
क्वालिफिकेशन देखो बेटा क्या होनी चाहिए, सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, 30 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कितनी सीट राज्यसभा को स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से जाएंगी उसके साथ डील करता है। पहली राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1952 में। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि हमारी जो राज्यसभा है, थोड़ा मैं फास्ट लिखती हूँ ना, तो फास्ट लिखते लिखते मेरे हाथ कर्सिव हैंडराइटिंग है ना, तो इसके ऊपर बेटा मतलब जिस पे मैं लिख रही हूँ ना, क्या बोलते हैं देखो, हाँ पेन टैबलेट पे, तो उससे ना पेन स्किप कर जाता है, तो समहाउ अगर कभी थोड़ा ऐसा कुछ हो जाए तो आई वांट टू से सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि राज्यसभा जो है कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, मतलब ये परमानेंट बॉडी है। लोकसभा की तरह नहीं होगा कि 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाएगा, ये परमानेंटली रहेगी। पहली राज्यसभा 1952 में बनी थी, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, इसको याद रखना। लेकिन इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 ये बताता है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, उनका टाइम पीरियड 6 इयर्स के लिए होता है, ठीक है। मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा ही लेके आती है, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है, ना ही अमेंड कर सकती है, सजेस्ट कर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लोकसभा उस सजेशन को माने ही माने। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है, ये तो आपको पता लग गया। और डिप्टी चेयरपर्सन जो है राज्यसभा का, वो उसी के ही एमपीज में से चुना जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी पावर जो है वो राज्यसभा की क्या है कि ऑल इंडिया सर्विसेज, आपको पता है ना जो आपके आईएएस का होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज सेंटर और स्टेट के लिए एलोकेट करना, मतलब निकालना कि कितनी पोस्ट चाहिए, कितना, ये सारी पावर जो है दैट इज विद द राज्यसभा। ये बहुत बड़ी पावर है राज्यसभा की। एक पावर और है राज्यसभा की कि अगर स्टेट लिस्ट में से कोई सब्जेक्ट निकाल के कंकरेंट में डालना है तो ये पावर भी राज्यसभा के पास ही है। स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट हमने पीछे डिस्कस किया, तो दीज आर द 2 स्पेशल पावर्स विद राज्यसभा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे द पावर ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 552 है, अभी सॉरी 550 है। 552 मैंने क्यों बोला, क्योंकि 2019 से पहले ये 552 थी, क्योंकि 2 मेंबर्स जो थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे, जो अब नहीं आते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 550 है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात बता रही हूं मैं। और इस 550 में से 530 मेंबर्स जो आते हैं बेटा वो स्टेट से आते हैं, 20 मेंबर्स यूटी से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एट प्रेजेंट जो है वो 543 स्ट्रेंथ है हमारी लोकसभा की एट प्रेजेंट, ठीक है। टाइम पीरियड इसका 5 इयर्स का होता है, और कब से, मतलब 5 का कब से शुरू होता है, फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शंस। मतलब जैसे मान लो कि वो 12 जुलाई को इलेक्ट होगी नई गवर्नमेंट, और उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी जनरल इलेक्शन के बाद, तो फर्स्ट मीटिंग से 5 साल काउंट होंगे और वो उनका पूरा 5 साल माना जाएगा, उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाएगी। क्वालिफिकेशन क्या हो गया, सिटीजन ऑफ इंडिया तो आप जानते हैं 25 साल का वो होना चाहिए, किसी भी प्रॉफिट वाली पोस्ट पे, चाहे वो अंडर द स्टेट और द सेंटर और द लोकल गवर्नमेंट, नहीं होना चाहिए। स्पीकर जो है लोकसभा का एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा आर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मतलब अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, मतलब एक तरह से हेड है उस टाइम पे लोकसभा का, और ये जो एमपीज होते हैं लोकसभा में से उसी में से अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब जो स्पीकर है बेटा लोकसभा का, वो आप समझ लो कि वो तो हेड हो गया, तो वो वोट नहीं करता, ये आपने याद रखना। लेकिन जब स्पीकर वोट करेगा तो उस वोट को हम क्या कहते हैं, कास्टिंग वोट कहते हैं। अभी कास्टिंग वोट तब करता है जब किसी केस में टाई हो जाता है, लगा पता। तो आप याद रखोगे कि कोई ऐसा प्रपोजल है उसमें डेड लॉक आ गया, भाई वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम पे जो लोकसभा का स्पीकर है वो वोट करता है, और उस वोट को हम क्या कहते हैं, कास्टिंग वोट कहते हैं, ठीक है। जो लोकसभा का स्पीकर है वो ज्वाइंट मीटिंग को प्रिजाइड ओवर करता है, मतलब वहां पे एज ए चेयरमैन वर्क करता है, ठीक है ना। सच मीटिंग इज समन बाय द प्रेसिडेंट टू सेटल डाउन द डेडलॉक्स, जो हमने पीछे पावर ऑफ प्रेसिडेंट में पढ़ी थी कि जब इस तरह का कोई डेडलॉक हो गया तो प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सेशन समन करता है। लेकिन ज्वाइंट सेशन का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेगा दैट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है।
स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज, तो चेयरमैन को अपॉइंट करता है और पार्लियामेंट्री कमिटीज को, और उनके वर्क को भी सुपरवाइज करता है। जब लोकसभा बेटा डिसॉल्व हो जाती है, स्पीकर अपनी पोस्ट को वेकेट नहीं करता है, खाली नहीं करता है। कब तक नहीं करता? जब तक नई न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मिल नहीं जाती, वो अपना नया स्पीकर अपॉइंट नहीं कर लेते, तब तक जो ओल्ड वाला स्पीकर है वो ही रहता है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे देखो कि जो लोकसभा के एमपीज हैं वो कब अपनी पोस्ट को वेकेट करते हैं, मतलब वेकेट करने का मतलब यहाँ पे लिखा है ना कि वेकेट्स द पोस्ट, मतलब कि वो कब अपनी पोस्ट को ये बोलेंगे कि हाँ तुम्हें अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। किस केस में? देखो पहला केस क्या है कि हाउस बोलता है कि भाई तुम्हारे जो पोस्ट है वो, मतलब तुम अब एमपी नहीं रहे। कब? अगर 60 डेज तक विदाउट परमिशन वो किसी भी मीटिंग में नहीं आता है, कोई भी एमपी ऑफ लोकसभा, तो उसकी पोस्ट वेकेंट मानी जाती है, ठीक है। सेकंड देखो, पर्सन कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन है, वो एमपी भी है और वो एमएलए भी है, तो वो उसको चूज करना पड़ता है, ठीक है ना। अब इफ अ पर्सन इज सो इलेक्टेड, मतलब मान लो कि वो दोनों के लिए, वो विधानसभा के लिए भी और पार्लियामेंट के लिए भी इलेक्ट हो गया है, तो हिज सीट इन द पार्लियामेंट बिकम्स वेकेट, मतलब पार्लियामेंट में उसकी सीट खाली मानी जाती है अगर वो 14 डेज के अंदर विधानसभा से क्या नहीं कर देता, रिजाइन नहीं कर देता है, तो उसकी पोस्ट खाली मानी जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उसको 10 डेज के अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा कि वो किसको सर्व करना चाहता है। मतलब मान लो कि वो लोकसभा के लिए भी उसका क्या हो जाता है, वो इलेक्ट हो जाता है और वो ऑलरेडी राज्यसभा में है, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं लोकसभा में सर्व करूंगा कि मैं राज्यसभा में सर्व करूंगा। अगर इन डिफॉल्ट वो 10 दिन के अंदर नहीं बताता है कि मुझे कौन से हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में सर्व करना है, तो राज्यसभा में जो उसकी पोस्ट है, मतलब जो एमपी है, वो वेकेंट माना जाएगा कि अब वो एमपी ऑफ राज्यसभा नहीं है, अगर वो अपनी इच्छा से नहीं बताता है तो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज अबाउट द जीरो आर। जीरो आर जो है वो इमीडिएट आफ्टर क्वेश्चन आर शुरू होता है, ठीक है। और जीरो आर में हम वो मुद्दे डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उस टाइम के लिए, क्योंकि बस डिस्कशन तो पार्लियामेंट में चलती रहती है, तो जीरो आर स्पेशली इसके लिए बनाया है कि कोई ऐसे इश्यूज जो बहुत, मतलब इस टाइम पे उनको बहुत वो उसकी, आप बोल सकते हो कि अटेंशन की जरूरत है, तो उसके लिए जीरो आर शुरू किया जाता है, ठीक है ना। अब ये जो जीरो आर है ये इंडियन इनोवेशन है, मतलब किसी भी वर्ल्ड में किसी भी पार्लियामेंट में जीरो आर नाम की चीज नहीं थी, ये इंडियन पार्लियामेंट ने बनाई है और इसको यूज किया जा रहा है 1962 ऑनवर्ड्स। इससे पहले नहीं थी, बट उससे बाद इसको शुरू किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पार्लियामेंट, उसके साथ ही हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड गवर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।